हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आप सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर की जो है क्लासेस अब आपकी जो है जून या जुलाई में होता है, जैसा कि हमेशा से होता चला आ रहा है। तो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है, तो अब फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले अपने एग्जाम की तैयारी कर ले। तो जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं उनकी क्लासेस, यानी थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे जाएंगे उनकी क्लासेस जो है आपकी 3 दिन बाद जो है स्टार्ट कर दी जाएंगी। अभी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है, उसके बाद आपकी 2-3 दिन बाद थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 8 सब्जेक्ट है। 8 सब्जेक्ट में आपका साइंस और मैथ चल रहा है। अब शिक्षण अधिगम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको जो है टेलीग्राम पे टाइमिंग भी अभी मेंशन करा दिया जाएगा कि कौन सी क्लासेस कितनी बजे शुरू होने वाली है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने कल की क्लास में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पहला चैप्टर 1 जो है पढ़ा। चैप्टर 1 जो था वो था शिक्षण के अर्थ और उद्देश्य। ठीक, तो शिक्षण क्या है वो हम लोगों ने पढ़ा था। शिक्षण होता क्या है, शिक्षण में संकुचित अर्थ क्या होता है, व्यापक अर्थ क्या होता है। ठीक है, और शिक्षण शिक्षण की प्रक्रिया क्या क्या है, ये सब चीजें हम लोगों ने चैप्टर 1 के पार्ट 1 में पढ़ा है। तो आज का जो क्लास है वो चैप्टर 1 का पार्ट 2 है, यानी ये दूसरा भाग है। ठीक है, तो कैसे हम पढ़ाई करेंगे वो पहले समझ लीजिएगा। वन बाय वन हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ क्या हो, क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व करते जाएं और चीजें आपको साथ में क्लियर होती जाएं। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्लासेस करिए उसके बाद फिर नोट्स अपने हाथों से बनाइए। ठीक, और सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि उनको नोट्स कैसी चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए, जैसे मैंने आज चैप्टर 1 फिनिश किया तो उनको नोट्स चाहिए कि पूरी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद एक सब्जेक्ट का एक पूरा संपूर्ण नोट्स चाहिए। ठीक, कैसे नोट्स चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, हम लोग जो है आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे शिक्षण की विशेषताएं। ठीक, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि शिक्षण की विशेषताएं, तो शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, शिक्षण वह साधन है। ठीक है, शिक्षण वह साधन है जिसके माध्यम से बालक का विकास इस प्रकार किया जाता है कि बालक में परिस्थितियों से लड़ने एवं वातावरण में समायोजित होने की क्षमता आ जाए। जो क्रिया अपने लक्ष्य को जितने ही सरल एवं अच्छे ढंग से प्राप्त कर लेती है, वह उतनी ही उत्तम मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षण वह साधन है, यानी शिक्षण क्या है कि शिक्षण एक साधन है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बालकों का विकास करते हैं, यानी बच्चों का विकास होता है। और बच्चों का इस प्रकार से विकास किया जाता है कि बच्चे चाहे उनको जिस परिस्थिति में डाल दिया जाए, ठीक, उस परिस्थिति का वो सामना करते हैं, उस परिस्थितियों को वो लड़ते हैं। ठीक, और चाहे जैसे भी वातावरण हो, ठीक, यानी चाहे वो समाज में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे जिस भी मतलब कि फील्ड में हो, वहां पे वो क्या हो, अच्छे से समायोजित हो जाए, यानी वहां पे अच्छे से वो उसमें घुल मिल जाए। कहने का मतलब ये है, शिक्षा के द्वारा बच्चों को क्या किया जाता है, उनका हर एक रूप में विकास किया जाता है, यही शिक्षण का लक्ष्य है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो हम वन बाय वन विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा, शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए। ठीक, शिक्षण क्या होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए। सुनियोजित मतलब प्लान किया होना चाहिए, पहले से योजना बनानी चाहिए। देखिएगा, इसके अंतर्गत समझिएगा, किसी भी व्यवस्था का अच्छा या बुरा होना उसकी योजना पर निर्भर करता है। यानी कोई भी कार्य है, ठीक, वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसकी क्या करनी पड़ेगी, आपको योजना बनानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक, और आपने बिना योजना बनाए ही पढ़ाई कर ली, यानी आपने कोई प्लान नहीं बनाया कि हाँ हमको इतने सिलेबस को इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, या आपने प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपने कोई भी किसी भी प्रकार का प्लान नहीं बनाया और आप एग्जाम में बैठ गए, तो क्या होगा, आपका एग्जाम
अच्छा नहीं होगा। अगर आप प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, उस योजना के तहत आप पढ़ाई करते हैं, तो बेशक आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो वही कह रहा है कि कोई भी व्यवस्था का अच्छा या बुरा होना उसकी योजना पर निर्भर करता है। अगर आप किसी भी कार्य को योजना से करेंगे, तो वो कार्य बेशक अच्छा होगा। ठीक, देखिए, यदि कार्य की योजना उत्तम हो तो ठीक, कार्य भी उत्तम होगा। यानी अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं, ठीक है, उस कार्य के लिए अगर आप योजना उत्तम यानी योजना बहुत अच्छे से बना रहे हैं, तो वो कार्य भी क्या होगा, अच्छे से पूरा होगा। ठीक, ठीक इसी प्रकार शिक्षण की सफलता एवं असफलता उसकी योजना पर निर्भर करता है। कहा जा रहा है कि जैसे कोई कार्य हम करते हैं, अगर योजना बना के करते हैं, अच्छे से योजना बनाएंगे तो वो कार्य अच्छे से होता है। सेम उसी प्रकार से, ठीक, सेम उसी प्रकार से शिक्षण भी है। यानी शिक्षण में जो है, जो सफलता और असफलता मिलता है, उस वो भी किस पे निर्भर है, आपकी योजना पर निर्भर है। ठीक, तो जिन शिक्षकों की योजना शिक्षण से पूर्व तैयार होती है, उनका शिक्षण भी सफल होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे टीचर जो योजना बनाते हैं पढ़ाने से पहले, तो उनका शिक्षण क्या होता है, सफल होता है। ठीक, मान लीजिए दो टीचर हैं, एक टीचर है कि वो क्लास में जाने से पहले पूरा प्लान बनाते हैं कि हाँ इतना मतलब कि इस चैप्टर में, सॉरी, इस सब्जेक्ट में इतने चैप्टर हैं और मुझे इतना चैप्टर आज बच्चों को पढ़ाना है, किस ढंग से पढ़ाना है कि बच्चों को समझ में आ जाए। ये सब चीजें क्या है कि टीचर पहले से प्लान कर रहा है कि मुझे ये चैप्टर पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो जब टीचर प्लान करके योजना बना के पढ़ाएगा, तो बच्चों को क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा और उसका जो शिक्षण होगा वो सफल हो जाएगा। ठीक, और जो शिक्षक पहले से तैयारी नहीं करते हैं और बस क्लास में जाके फिर वहां पढ़ाना शुरू करते हैं, तो वो शिक्षण क्या होता है, सफल नहीं होता है। ठीक, अब देखिएगा, डॉक्टर भाटिया ने लिखा है, गुड टीचिंग इज प्लान्ड केयरफुली इन एडवांस, सॉरी, बट इट इज नॉट rigid. The plane is flexible enough to make allowance for that changes. डॉक्टर भाटिया ने कहा है कि अच्छा शिक्षण वही है जो क्या होता है, पहले से, पूर्व से, ठीक, क्या होता है, केयरफुली यानी सावधानी से उसको प्लान किया जाता है। ठीक, चलिए अब आगे हम देखते हैं, शिक्षण सुझावात्मक होता है। क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, सुझावात्मक होता है। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए। दूसरा है आपका, शिक्षण सुझावात्मक होता है। तो समझिएगा, शिक्षण सुझावात्मक होना चाहिए। इसमें बालकों को आदेश प्रदान न करके सुझाव प्रदान किया जाता है। अच्छा शिक्षण वही है जिसमें कलम स्वयं पर किसी का तनिक भी दबाव महसूस नहीं करता है। अतः शिक्षक ऐसा हो जिसे जो सुझावात्मक तरीके का प्रयोग करना चाहिए। इस विषय में डॉक्टर भाटिया ने लिखा है, अ गुड टीचर सजेस्ट रेदर देन डिक्टेट्स। देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि शिक्षण क्या होना चाहिए, सुझावात्मक होना चाहिए। यानी शिक्षण की जो पद्धति है उसमें बच्चों को आदेश नहीं देना चाहिए, बच्चों को सुझाव देना चाहिए। आदेश और सुझाव में बहुत अंतर होता है। आदेश आप तुरंत दे देते हैं कि इसको पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो, ये क्या हो गया, आपका आदेश हो गया। और सुझाव क्या होता है कि आप बच्चों को बताइए कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को आदेश ना देकर सुझाव प्रदान करिए। ठीक है, और अच्छा शिक्षण वही है जिसमें क्या होता है, बच्चों पर कोई भी किसी भी प्रकार का उस पे दबाव ना बनाए, है ना। अच्छा शिक्षण क्या होता है कि शिक्षक क्या करे कि बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना बनाए और उसको हर चीजों के लिए स्वतंत्र करें। ठीक, कि हाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, बार बार पूछिए, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि शिक्षण क्या होता है, सुझावात्मक होता है। ओके, थर्ड हम देखते हैं, शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। देखिएगा, सफल शिक्षक के लिए यह परम आवश्यक होता है कि वह दया एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार छात्रों के साथ करे, क्योंकि छात्रों को जो मूल समस्याएं हैं उनकी जानकारी
प्राप्त हो सकेगी तथा अध्यापकों के द्वारा इन समस्याओं को जानने के बाद उनका समाधान किया जाएगा तथा छात्रों को उत्तम ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त उसमें कोई ग्रंथि पैदा नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षण जो है वो कैसा होना चाहिए, दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सफल शिक्षक जो है, ठीक, उनके लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि वो बच्चों के साथ कोई सख्ती ना पेश आए, यानी बच्चों के साथ कोई जो है कड़ा दंड उनको ना दे या उनके साथ सख्ती के साथ पेश ना आए, बल्कि कैसे पेश आए, दया और सहानुभूतिपूर्ण जो है उनके साथ उनका व्यवहार हो। अगर ऐसा व्यवहार रहेगा तो बच्चों के पास, यानी बच्चों को जो भी समस्याएं होंगी वह निसंकोच अपने शिक्षक के साथ उसको शेयर करेंगे। लेकिन अगर टीचर जो है एकदम स्ट्रिक्ट है, ठीक, बच्चों के साथ बहुत रूडली बिहेव करता है, तो बच्चे अपनी समस्याएं कहने से क्या करेंगे, संकोच करेंगे, क्या वो बहुत डरेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि शिक्षा जो है वो दया और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों की जो मूल समस्याएं हैं उनको वह शिक्षकों को बताने में जो है डर नहीं महसूस करेंगे और वह आराम से स्वतंत्रता से अपने जितनी भी उनकी समस्या है वो टीचर को बताएंगे और टीचर उनका समाधान करेंगे। ठीक, तो यही है आपका शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण। ठीक, अब हम देखते हैं अगला, अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होना चाहिए। देखिएगा, अच्छा शिक्षण वह कहलाता है जिसमें शिक्षक के द्वारा ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें बालक स्वयं क्रिया करने को तत्पर होता है और उससे कुछ सीखता है। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को अधिक से अधिक प्रेरित कर सके, क्योंकि बालक को सीखने की जितनी रुचि होती है बालक उतना ही अधिक सीखने का प्रयास करता है। देखिए, समझिएगा फिर से, अच्छा शिक्षण वह कहलाता है, ठीक, अच्छा शिक्षण क्या कौन है, जिसमें क्या हो कि शिक्षक के द्वारा, ठीक, शिक्षक के द्वारा ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है, यानी अच्छा शिक्षण वही है जिसमें शिक्षक क्या करता है कि ऐसा वातावरण तैयार करता है कि जिसमें क्या हो कि बालक स्वयं क्रिया करके वह क्या करे, चीजों को सीखे। तो यह कब पॉसिबल है, जब टीचर क्या करेगा, बच्चों को मोटिवेट करेगा। जब टीचर जो है बच्चों को मोटिवेट करेगा तो बच्चे क्या होंगे, वो अपने आप चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो शिक्षक को क्या चाहिए कि वह बालक को अधिक से अधिक, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या करे, बच्चों को मोटिवेट करे, यानी प्रेरित करे। क्योंकि बालक को सीखने की जितनी रुचि होती है, यानी बच्चा जो है उसको सीखने की जितना इंटरेस्ट होता है, बालक उतना ही क्या करता है, अधिक उसको सीखने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब ये है कि टीचर जो होता है वो बच्चों को इस प्रकार से मोटिवेट करे कि बच्चे क्या करें, तुरंत अपने खुद से वह सीखने के लिए खुद को तत्पर करें। ठीक, अब हम देखते हैं अगला को है आपका, अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। अच्छे शिक्षण में क्या होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। तो इसको समझिएगा, मनोवैज्ञानिक ने यह स्पष्ट कहा है कि कोई दो व्यक्ति एक जैसी रुचि और आदत के नहीं होते हैं, सभी में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक, यानी मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो उन्होंने यह कहा है कि कोई भी दो व्यक्ति है, ठीक, उनकी एक जैसी रुचि और आदत कभी नहीं मिलती, यानी दो व्यक्ति हैं उनकी रुचि अलग होगी और उनकी आदतें भी अलग होगी। ठीक, और सभी में क्या होती है, ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए एक अच्छे अध्यापक को अच्छे शिक्षण में उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। इसकी अनुपस्थिति में सभी छात्र ज्ञान अर्जन में सक्षम नहीं होंगे। देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि व्यक्ति है ना, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति हो गए या बच्चे हो गए, सभी में क्या होता है कि अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। सबका रुचि अलग होता है, सबका आदत अलग होता है। ठीक, कोई साइंस में तेज है, कोई मैथ में तेज है, किसी को इंग्लिश में इंटरेस्ट है, किसी को हिंदी में इंटरेस्ट है। तो क्या होता है, ये सभी बच्चों की क्या है, रुचि अलग अलग है, आदत अलग अलग है, तो यही विभिन्नताएं होती हैं।
टीचर को क्या करना चाहिए, इन विभिन्नताओं को अपने मतलब कि दिमाग में रहते हुए बच्चों को ऐसी शिक्षण प्रक्रिया देनी चाहिए कि सभी बच्चों को क्या हो, एक समान शिक्षा प्रदान की जा सके। ठीक? ये आपका अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण प्रजातंत्रीय होना चाहिए। क्या है अगला? शिक्षण प्रजातंत्रीय होना चाहिए। तो समझिएगा, अच्छा शिक्षण वही है जो बालकों में प्रजा प्रजातंत्रात्मक मनोवृत्ति को उत्पन्न कर दे और वह अपने प्रतिदिन के व्यवहार एवं आचरण में प्रजातंत्रीय भावनाओं द्वारा प्रेरणा ग्रहण करे तथा उसमें प्रजातंत्रीय विचारों को जीवन में उतारने की भावना का विकास करें। समझिएगा इसको, शिक्षण कैसा होना चाहिए, प्रजातंत्री यानी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो अच्छा शिक्षण वही है जो बालकों में क्या करे, प्रजातंत्रात्मक मनोवृत्ति को उत्पन्न कर दे, यानी वह क्या करे कि अपने पर डे, ठीक, प्रतिदिन का जो कार्य है, व्यवहार है, उस आचरण में क्या करे, वो प्रजातंत्रीय भावनाओं द्वारा प्रेरणा ग्रहण करे। ठीक, उसमें क्या होता है फिर, प्रजातंत्रीय विचारों को जीवन में उतारने की भावना का वह विकास कर सके। ठीक, अगला देखिएगा, शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए। शिक्षण कैसा होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। तो समझिएगा, टीचिंग शुड बी प्रोग्रेसिव। ठीक, बालक की सच्ची शिक्षा उसके निजी अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक, बालक को क्या होनी चाहिए, बालक की जो सच्ची शिक्षा है, यानी बालक जो कुछ भी सीखे वह उसकी खुद की एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। ठीक, यानी वह रट्टा वट्टा ना मारे, बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है, जो भी वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वह उसके एक्सपीरियंस पर क्या हो, आधारित होना चाहिए। ठीक, शिक्षण बालक के पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान प्रस्तुत करता है। शिक्षण क्या है कि बालक, शिक्षण यानी क्या होता है इसमें कि बालक के पूर्व अनुभव, यानी बच्चा जो पहले से आता है, उसको बच्चा जो पहले से पढ़ा हुआ है उसी को ध्यान में रखकर बच्चे को नया ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक, अतः बालक को शिक्षा उसके निजी अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को क्या होना चाहिए कि उसके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, यानी जो वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसी को बेस बनाकर आगे की शिक्षा उसको प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं, अगला है आपका, शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए। ठीक, शिक्षण कैसा होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए। तो अच्छे शिक्षण में बालक को आदेश ना देकर निर्देश दिया जाता है। ठीक, अच्छे शिक्षण में क्या होता है कि बालक को आदेश नहीं दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए। कक्षा में शिक्षक को ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिनमें क्या हो, कार्य करके बालक को अनेक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को आदेश ना देकर निर्देश देना चाहिए। और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए। ठीक, कक्षा में शिक्षक को कैसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, ऐसी स्थिति कि जिनमें कार्य करके बालक को क्या हो, अनेक प्रकार के ज्ञान ग्रहण हो सके। अगला देखिएगा, शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक होना चाहिए। टीचिंग शुड बी डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल। ठीक, तो देखिएगा, वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के माध्यम से, वस्तुनिष्ठ क्या होता है आपका, एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, परीक्षाओं के माध्यम से बालक की योग्यताओं, क्षमताओं तथा संवेगात्मक विशेषताओं का पता सरलता पूर्वक लगाया जा सकता है। ठीक, इन साधनों के द्वारा हम शिक्षण को निदानात्मक बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका एमसीक्यू होता है, यानी बहुविकल्पीय परीक्षाएं होती हैं, उनके माध्यम से हम बालक की योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी संवेगात्मक विशेषता का पता अच्छे से यानी सरलता से लगा सकते हैं। और फिर इन्हीं साधनों के द्वारा हम
शिक्षण को क्या करते हैं, निदानात्मक बना सकते हैं। ठीक, ये आपका उपचारात्मक क्या है, निदानात्मक क्या है, ये सब हम अगली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आप ये शब्द सुने रहिए, ताकि आपको नए क्लास में यानी अगली क्लास में कोई शब्द नया नया ना रहे। यहाँ पे समझाएंगे तो चीजें बहुत लंबी हो जाएंगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम, शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य। तो शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं, सभी वैज्ञानिकों के अलग अलग उद्देश्य थे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, शिक्षा के उद्देश्यों से ही शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण होता है, यानी शिक्षा के जो उद्देश्य है उसी से ही शिक्षण के उद्देश्य का निर्माण होता है। जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तनशील है, वैसे ही शिक्षण के भी उद्देश्य क्या है, परिवर्तनशील है। जिस प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य परिवर्तनशील है, यानी जिस प्रकार से शिक्षा के उद्देश्य बदलते हैं, उसी प्रकार शिक्षण के भी उद्देश्य परिवर्तनशील है। ठीक, शिक्षण के उद्देश्य के विषय में सभी विद्वानों में क्या है, मतभेद है। ठीक, शिक्षण के जो उद्देश्य हैं इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में क्या है कि सभी विद्वान में अलग अलग मतभेद है। ठीक, अगला है आपका हर्बर्ट और जॉन लॉक। ठीक, हर्बर्ट और जॉन लॉक के अनुसार देखते हैं। हर्बर्ट और जॉन लॉक ने शिक्षा का उद्देश्य बालक को नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना ही स्वीकार किया है। हर्बर्ट और जॉन लॉक ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य ये है कि बालक का नैतिक विकास हो जाए और चारित्रिक विकास हो जाए। हर्बर्ट और जॉन लॉक ने यही जो है स्वीकार किया कि बच्चों का जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि बालकों का नैतिक और चारित्रिक विकास हो जाए। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा जो है स्पेंसर के अनुसार, स्पेंसर जी ने क्या कहा है कि स्पेंसर जो है एक ऐसे शिक्षा शास्त्री है जो संपूर्ण जीवन को ही शिक्षा मानते हैं। स्पेंसर जी का कहना है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। मनुष्य अर्थात मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखता है वह शिक्षा है, तथा उसे परिपक्व करना ही शिक्षण का उद्देश्य है। तो स्पेंसर महोदय जी ने कहा है कि संपूर्ण जीवन को ही यह क्या मानते थे, शिक्षा मानते थे। ठीक, अर्थात मनुष्य जो भी है, ठीक, मनुष्य जन्म से लेकर, ठीक, कब, जन्म से लेकर मृत्यु तक वह जो भी कुछ सीखता है वही शिक्षा है। ठीक, ये आपकी स्पेंसर जी ने कहा है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है वह सब क्या है, शिक्षा है, और उसी को परिपक्व करना है, यानी उसको और अच्छे से मेंटेन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है, और यही शिक्षण का उद्देश्य है। तीसरा देखिएगा आपका नन के अनुसार, तो नन का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक व व्यक्ति का विकास होना चाहिए। नन का मानना ये है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक और व्यक्ति का विकास होना चाहिए। ठीक, अगला देखिएगा, जॉन ड्यूवी जी ने कहा क्या है। जॉन ड्यूवी जी ने कहा है कि जॉन ड्यूवी का मानना है कि शिक्षण का उद्देश्य बालक का सामाजिक कल्याण, सामाजिक सेवा और अच्छी नागरिकता के गुण पैदा करना है। ठीक, जॉन ड्यूवी का मानना ये है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बालक का सामाजिक कल्याण करना, सामाजिक सेवा करना और अच्छा नागरिकता का गुण पैदा करना, यानी एक व्यक्ति के अंदर शिक्षा के द्वारा क्या किया जाए, सामाजिक कल्याण के बारे में, सामाजिक सेवा और अच्छी नागरिकता के गुण पैदा किया जाता है। किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। यह किसका कथन है, जॉन ड्यूवी के कथन है। ठीक, यानी जॉन ड्यूवी के अनुसार ये है। अब देखिएगा, कक्षा शिक्षण के आधार पर शिक्षण उद्देश्य। ठीक, कक्षा शिक्षण के आधार पर शिक्षण उद्देश्य, तो ये क्या है समझिएगा। कक्षा शिक्षण के आधार पर शिक्षण उद्देश्य को दो भागों में बांटा गया है। कक्षा शिक्षण के आधार पर शिक्षण उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला है आपका सामान्य उद्देश्य और दूसरा है आपका विशिष्ट उद्देश्य। ठीक, तो देखिएगा, सबसे पहले हम शिक्षण दो भागों में बांटा गया है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। अब हम देखते हैं कि शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है। ठीक, पहले सामान्य उद्देश्य देखते हैं।
बालक को उसके जीवन में संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, यानी जो समान उद्देश्य है उसमें पहला है कि बालक को उसके जीवन में, ठीक, बालक को उसके जीवन में जितनी भी संबंधित उपयोगी ज्ञान है वही क्या है, प्रदान करना ही क्या है, शिक्षण का समान उद्देश्य है। दूसरा है शिक्षण का उद्देश्य बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि छात्रों को प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम उपर्युक्त नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि बालकों को सीखने के लिए मोटिवेट करना, ठीक। अगर छात्रों को मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो शिक्षण क्या होगा, शिक्षण अधिगम अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक। तीसरा है आपका बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, ठीक, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना। अगला है बालकों में पाई जाने वाली पार्श्विक प्रवृत्तियों में सुधार करना तथा मानवीय गुणों का विकास करना, यानी बच्चों के अंदर जो भी गुण है, जो भी हुनर है, उनको और डेवलप करना, उनको और विकास करना, ठीक। अगला है आपका बालकों में संवेदनशीलता का विकास करना, ठीक। अगला देखिएगा बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मानुभूति करने के योग्य बनाना, ठीक। अगला देखिएगा बालकों की क्रियात्मक पहलू का विकास करना। अगला है छात्रों में व्यक्तिगत रुचियों का विकास करना, बालकों के नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करना, ठीक है। अगला देखिएगा बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना तथा सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना, यानी बालकों के अंदर नई नई चीजें, नई नई चीजों को बनाने के लिए या रचना करने के लिए इन सब क्षमताओं का विकास करना या इन सब कार्यों के लिए प्रेरित करना, ठीक। ये हमारा क्या था, सामान्य उद्देश्य था। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या है देखिएगा, विशिष्ट उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें अध्यापक कक्षा में निश्चित समय तथा निश्चित बच्चों को निश्चित ज्ञान प्रदान करता है। अर्थात शिक्षक द्वारा 30 मिनट के क्लास में छात्रों को जो विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता है वह विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं उनको जब क्लास में, ठीक, क्लास में शिक्षक के द्वारा जो भी जो भी विषय से ज्ञान संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता है वही आपका विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है। आई बात समझ में? जैसे मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, शिक्षण के अधिगम सिद्धांत पढ़ा रही हूँ, ठीक। तो ये क्लासेस आपकी 30 या 35 मिनट की होती है। यह एक क्या होता है, फिक्स टीचर यानी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और वो भी जो है एक फिक्स सिलेबस के द्वारा। तो ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये क्या है, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य हैं, ठीक। चलिए आगे समझिएगा शिक्षक केंद्रित शिक्षण। देखिए समझिएगा, देखिए शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या होता है, प्राचीन काल की शिक्षा शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। इसमें क्या होता है, शिक्षक जैसे चाहता था उसी प्रकार से शिक्षा देता था। इसमें बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था। देखिएगा पहले की जो शिक्षण प्रक्रिया थी वो शिक्षक केंद्रित शिक्षण थी। उसमें क्या होता था प्राचीन काल में, यानी पुराने टाइम में, क्या अभी कुछ समय पहले भी आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षण ही था। तो उसमें क्या था कि शिक्षक जो चाहता था उसी प्रकार से शिक्षा देता था। उसमें क्या होता था कि सिलेबस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, बालकों का महत्व कम था, ठीक, और पाठ्यक्रम का महत्व बहुत अधिक था। अब देखिएगा बाल केंद्रित शिक्षण क्या है, मनोवैज्ञानिक के प्रवेश से मनोविज्ञान के प्रवेश से शिक्षा में बालक को महत्व दिया जाने लगा है, ठीक। और पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। प्रेजेंट टाइम में जो हमारा शिक्षण प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित है। यहाँ पे बच्चों को केंद्र में मान कर, बच्चों को
ध्यान में रखकर हर चीजें जो है की जाती हैं, ठीक। और इसके द्वारा क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करें, यानी हर एक फील्ड में बच्चों का विकास होना चाहिए, ठीक। अब हम पढ़ लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है। तो पहला समझिएगा, पहला है आपका, बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की स्वायत्तता व स्वतंत्रता होती है, यानी बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है, बालक स्वतंत्र होता है। क्या होता है, बालक बिल्कुल स्वतंत्र होता है, ठीक। शिक्षक में देखिएगा, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक का निर्देश और निर्णय सर्वोपरि होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या होता है कि शिक्षक जो भी बोल दे, यानी शिक्षक जो भी निर्देश दे या जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन दे, वही सबसे ऊपर होता है, ठीक। उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। सेकंड है आपका, बाल केंद्रित शिक्षण में सहयोग द्वारा शिक्षार्थी को प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक। क्या है, सहयोग द्वारा शिक्षार्थी को प्रोत्साहन दिया जाता है। शिक्षक पर हम देखिएगा, इसमें शिक्षक का मार्गदर्शन और निरीक्षण होता है, ओके। बाल केंद्रित शिक्षण में देखिएगा, इसमें सीखने में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है कि इसमें सीखने में विद्यार्थी की क्या होती है, सक्रिय भागीदारी होती है। और शिक्षक केंद्रित में इसमें अधिगम निष्क्रिय भाव से होता है, ठीक। ये है आपका बाल केंद्रित शिक्षण। अगला देखिएगा, चौथा है इसमें बाल केंद्रित में देखिएगा, इसमें चार दीवारी के बाहर भी सीखना होता है, ठीक। और आपका शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में इसमें चार दीवारी के अंदर अधिगम होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, चार दीवारी के अंदर अधिगम होता है। अगला देखिएगा, इसमें ज्ञान निर्मित होता है। इसमें क्या होता है, बाल केंद्रित में आपके ज्ञान निर्मित होता है, ठीक। और इसमें देखिएगा, आपका शिक्षक केंद्रित में क्या होता है, इसमें शिक्षक से ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, शिक्षक से ज्ञान प्राप्त होता है। छठा है, इसमें आपके बाल केंद्र शिक्षा में क्या है, इसमें अनुशासनात्मक शैक्षिक बल होता है, यानी इसमें बच्चों को क्या होता है, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग जो है बच्चों में शिक्षण प्रक्रिया अच्छे से दी जाती है। और आपके शिक्षण में क्या होता है, शिक्षक में इसमें अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से शैक्षणिक कार्य होता है, ठीक। अब हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अध्यापन आदेशात्मक हो या निर्देशात्मक, ठीक। तो समझिएगा, शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त या कठोर आदेशात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। शिक्षक यानी टीचर को बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, सख्त या कठोर आदेशात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको आदेश देकर पढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि छात्र को निर्देश देते हुए उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, ठीक। शिक्षक को छात्र के प्रति निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिएगा, शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए वो देखिएगा। पहला है आपका, शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना, यानी जो बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनको किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड जो है वो नहीं देना है, ठीक। सेकंड है आपका, पढ़ाने की क्रिया पर जोर ना देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना, यानी बच्चों को पढ़ा के रटाने पर जोर ना देकर सिखाने की क्रिया पर ज्यादा जोर देना है, ठीक। तीसरा है आपका, बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना, ठीक? बच्चे क्या करें, स्वयं सीखे और उसके बाद फिर स्वयं मतलब पढ़ी चीजों को स्वयं करके सीखे, ठीक। अगला देखिएगा, प्रेषण सूचना संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास, ठीक। अगला है आपका, शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। ये सब आपका क्या है कि ये जो है आपकी अध्यापन जो है वो आदेशात्मक हो या निर्देशात्मक, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और फिर आप क्लासेस करिए, नोट्स बनाइए, जहाँ पे भी जो भी दिक्कत आए उसको आप अच्छे से हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया है। क्लासेस कैसी लग रही हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।